गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बस और भाषा नहीं आती मेरे को। ठीक है, तो चलो। हाँ, लास्ट टॉपिक। यस 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 मैं बहुत खुश हूँ। ओके, तो चलो लास्ट टॉपिक अभी जो हमारा यहाँ पर है दैट इज़ ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, सो इट इज़ द ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। देखते हैं ज़रा भाई क्या प्रॉब्लम है इसकी। ब्लैकमैन, काले आदमी का लॉ। ज़रूरी नहीं है वो काला होगा, तुमको वो गोरा चिट्टा मिलेगा ना, अंग्रेज कैसे सोचते हैं। चलो एनीवेज, ऐसे फैक्टर्स जो हमारे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जाहिर सी बात है, एक इंटरनल होगा, एक एक्सटर्नल फैक्टर होगा। ठीक है, तो एक होगा हमारा इंटरनल फैक्टर और एक होगा हमारा क्या, एक्सटर्नल फैक्टर। तो दो टाइप के बेसिकली हमारे क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो है उसको अफेक्ट करने के लिए दो फैक्टर्स हमारे आते हैं। कौन कौन से? एक आता है इंटरनल और एक आता है एक्सटर्नल। तो इंटरनल में हमारे पास क्या होगा कि नंबर ऑफ लीव्स कितना है, ठीक है, शेप लीव्स का कैसा है, साइज़ उनका कितना है, ओरिएंटेशन कैसा है। ठीक है, ओरिएंटेशन मतलब ओरिएंटेशन, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे किसके फीचर्स हैं, लीव्स के फीचर्स हैं कि लीव्स का नंबर कितना है, ज़्यादा है तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, शेप थोड़ा बड़ा सा ब्रॉड सा होना चाहिए, साइज़ भी बड़ा होना चाहिए, ओरिएंटेशन सीधा होना चाहिए, यूँ नहीं कि लटका हुआ है, ऐसे लटका हुआ तो लाइट कैसे गिरेगी सीधी, एकदम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद होता है कि मीज़ोफिल सेल्स पे डिपेंड करेगा। मीज़ोफिल सेल्स के अंदर ही तो फोटोसिंथेसिस होती है, तो मीज़ोफिल सेल्स अगर ज़्यादा होंगी तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का कंसंट्रेशन कितना है। और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, नॉट एक्सटर्नल और एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन। ठीक है, ठीक है, तो इंटरनल है, बेटा ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, इंटरनल है, कहीं तो बोल दो कि मैंने तो इंटरनल पढ़ाया था, गालियाँ नहीं देनी होती। ठीक है, और नेक्स्ट उसके बाद में हमारा क्या होगा, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। सो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सो दिस इज़ व्हाट अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। इतनी बात समझ रहे हैं अभी? तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, डिपेंड करेगा। देखो, नंबर, साइज, शेप, ओरिएंटेशन, ये तो सब है किसका, लीव्स का। फिर मीज़ोफिल सेल, क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ये तो सारे के सारे डिपेंड हुए हमारे किस पे, इंटरनल फैक्टर्स पे, है ना। इंटरनल फैक्टर होंगे तो इंटरनल फैक्टर जो होता है ये डिपेंड करता है ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। मतलब ये अंदरूनी है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अरे रे प्लांट पीला सा है, चलो इसके अंदर क्लोरोफिल डाल देते हैं। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। वो प्लांट के जीन से डिसाइड करेंगे कि भाई तुम्हारे अंदर कितना क्लोरोप्लास्ट जाएगा, तुम्हारे पत्तों का शेप कैसा होगा, तुम्हारे पत्तों का साइज़ कितना रहेगा। ऐसा तो होता नहीं है कि केले के पत्ते जितने बड़े बड़े पत्ते हो जाए हमारे आम के पेड़ के। क्यों? क्योंकि उसको जलन हो रही थी कि भाई केले का पत्ता ना अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर लेता, मैं नहीं कर पाता। भाई जीन्स है, वो जीन्स पर डिपेंड करेगा प्लांट्स के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो वो कन्वे कर रहा है। ठीक है, सो जितने भी हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं दे ऑल डिपेंड अपॉन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। ठीक है, सो इट इज़ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। और किस पर डिपेंड करेगा, ग्रोथ ऑफ द प्लांट पे। जाहिर सी बात है, अभी पहले पत्ते छोटे होते हैं, बाद में बड़े हो जाते हैं, ग्रोथ ऑफ प्लांट पे। ठीक है, जो मेन अभी हमें यहाँ पर फैक्टर्स डिस्कस करने हैं वो होंगे हमारे क्या, एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारे पास आएगा क्या, सनलाइट। नेक्स्ट उसके बाद में आएगा टेम्परेचर। नेक्स्ट उसके बाद में हमारे पास आएगा CO2 कंसंट्रेशन और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, वाटर। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब NCERT में क्या लिखा हुआ है, एक लाइन लिखा हुआ है कि रेट विल बी डिटरमाइंड बाय दैट फैक्टर विच इज़ अवेलेबल एट सब ऑप्टिमल लेवल। क्या मतलब होता है कि रेट वो वाला फैक्टर डिसाइड करेगा या डिटरमाइन करेगा किसी पर्टिकुलर प्रोसेस का जो कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, मान लो क्या, जैसे मेरे पास साइकिल बनानी है मेरे को। ठीक है, साइकिल बनाने के लिए मैं वैसे ही जस्ट बता रही हूँ। ठीक है, कहीं तो मैकेनिक के पास मत भाग जाना, देखो उसने गलत बताया था। सपोज़ एल्यूमिनियम है और एक क्या है, स्टील है। मेरे को एल्यूमिनियम के चाहिए एक साइकिल के अंदर। सपोज़ मेरे को एक साइकिल के अंदर एक एल्यूमिनियम डालना होता है और स्टील मेरे को डालना होता है कितना, 3 या 4 पीसेस मेरे को इसका डालना होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का सिर्फ एक डालना होता है और इसका मेरे को 3 से 4 पीसेस डालना होता है। सो एल्यूमिनियम मेरे पास कितना प्रेजेंट है, 10 प्रेजेंट है। स्टील मेरे पास कितना प्रेजेंट है,
स्टील को मैं कितना लगाऊँ, सपोज़ 300 पीसेस मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्टील के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो लगभग मेरे पास 100 साइकिल्स बन जानी चाहिए, क्योंकि एक साइकिल के अंदर, देखो मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है मैं समझती हूँ, ठीक है, बट स्टिल कोशिश करना समझने की। स्टील के सपोज़ 3 पीसेस लगते हैं एक साइकिल के अंदर, एल्यूमिनियम का लगता है 1 पीस। अब टोटल मेरे पास स्टील के हैं 300, एल्यूमिनियम का है 10। तो स्टील के हिसाब से तो मेरे पास 100 साइकिल्स बन जाने चाहिए, लेकिन एल्यूमिनियम के हिसाब से सिर्फ कितनी बन पाएंगे, 10 बन पाएंगे। तो मतलब ऐसा फैक्टर जो कि हमारा कम अमाउंट में प्रेजेंट है, अरे वही तो रेट को डिटरमाइन कर रहा है, वही तो रिज़ल्ट को डिटरमाइन कर रहा है कि कैसा रिज़ल्ट होगा, कितने पेस से होगा, कितना स्पीड से होगा, वही तो डिसाइड कर रहा है। समझ रहे बात को। तो ऐसे ही सेम चीज़ जो है वो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ है। सब ऑप्टिमल का मतलब होता है कि जितना हमको चाहिए उससे भी कम प्रेजेंट है, ठीक है। ऑप्टिमम तो होता है कि बिल्कुल मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं। सब ऑप्टिमल मतलब उससे नीचे, ठीक है। तो रेट विल बी डिटरमाइंड बाय दैट फैक्टर विच इज़ अवेलेबल एट सब ऑप्टिमल लेवल्स, ठीक है। सो ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर पर अगर हम मेन उसी पर बात करें तो ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो है ये हमें कब दिया गया था, 1905 में। और ये हमें क्या बोलता है, इफ़ अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ। सो देखो, इफ़ अ केमिकल प्रोसेस इज़ अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, मतलब कोई भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है और वो एक से ज़्यादा फैक्टर्स पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। सो रेट विल बी डिटरमाइंड, ठीक है। सो रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज़ नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू। देखो राइटिंग देख के तुम्हें लग रहा होगा कि मरे हुए कीड़े हैं ठीक है, बट स्टिल थोड़ा मैनेज करो, ठीक है। सो इट इज़ द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ इट्स इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज्ड, ठीक है। सो 1905 में हमें ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर मिला था और ये हमें क्या बताता है कि अगर कोई केमिकल प्रोसेस एक से ज़्यादा फैक्टर पर डिपेंड करता है या उससे अफेक्ट होता है तो रेट विल बी डिटरमाइंड बाय दैट फैक्टर जो कि सबसे कम कंसंट्रेशन में क्या है, प्रेजेंट है। तो सबसे पहला जो फैक्टर हो, सॉरी ये तो लास्ट वाली थी। तो देखो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ अबाउट द लाइट। मेरे मुँह में स्केच पेन था। सो दैट इज़ अबाउट द लाइट, ठीक है। तो लाइट का जो डिपेंडेंसी है अगर हम ग्राफ के थ्रू बनाए हैं तो वो कुछ ऐसा हमको यहाँ पर क्या है नज़र आ रहा है। दिस इज़ लाइट इंटेंसिटी, इस वाले एक्सिस पे लाइट इंटेंसिटी है और यहाँ पर हमारा क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कह लो, ठीक है, या फिर आप सिंपली क्या कह सकते हो, रेट ऑफ CO2 फिक्सेशन भी कह सकते हो। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या कहना है, कैसे याद होता है, ठीक है। बट आएंगे दोनों, कहीं तो पेपर में कंफ्यूज हो जाओ बैठ के भाई ये क्या दे दिया, ठीक है। सो देखो अगर हम लो लाइट इंटेंसिटी पर बात करें, यानी कि जब हमारी लाइट इंटेंसिटी क्या है, कम है, चलो अलग कलर लेते हैं। जब हम किस पर बात करें, लो लाइट इंटेंसिटी पर बात करें, तो जो हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या CO2 फिक्सेशन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अगर हमारी जो लाइट इंटेंसिटी है वो क्या है, कम है, इफ़ द लाइट इंटेंसिटी इज़ लो, अगर हमारी लाइट इंटेंसिटी कम है, लाइट इंटेंसिटी कम है तो क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हमको यहाँ पर नज़र आ रही है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में। लेकिन अगर हमने लाइट इंटेंसिटी को कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर दिया तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें फर्दर इंक्रीज़ नज़र नहीं आएगा हमारे फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, या लाइट कभी ही लिमिटिंग फैक्टर बनता है, क्योंकि अगर आपने 10% भी लाइट अभी किसी प्लांट को दे दी ना तो वो बड़े आराम से क्या कर लेगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा, ठीक है। सो लाइट सैचुरेशन रखा था 10% ऑफ द फुल सनलाइट, मीन्स क्या कि अगर उसके पास जितना सनलाइट गिर रहा है अगर आपने उसको सिर्फ 10% भी उसका दे दिया ना वो तब भी बहुत ही बढ़िया तरीके से फोटोसिंथेसिस कर देगा। तो लाइट जो है वो रेयरली ही लिमिटिंग फैक्टर बनता है, ठीक है,
रेयरली ही हमारे पास क्या बनता है, लिमिटिंग फैक्टर बनता है, एक्सेप्ट दैट कि जो प्लांट्स हमारे डेंस फॉरेस्ट में प्रेजेंट है, बिल्कुल नीचे छोटे छोटे प्रेजेंट है, जहाँ तक लाइट प्रॉपरली नहीं पहुँच पा रही है, उनके लिए लाइट में बिकम लिमिटिंग फैक्टर। बट लाइट जनरली लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो सैचुरेशन होता है ना, लाइट का सैचुरेशन का मतलब क्या है कि लाइट को आप और दोगे तो सिंथेसिस और नहीं बढ़ने वाला। तो जो सैचुरेशन है वो हमारा 10% पे ही हो जाता है। यार इतनी तो सूरज दाता के पास भी रोशनी है कि वो इतनी लाइट तो दे ही देगा हमारे पौधों को, ठीक है। तो लाइट के बारे में सिर्फ इतना ही था, ठीक है। अगर आप हद से ही ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर दोगे सो इट विल कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल एंड डिक्रीज इन द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अगर आपने लाइट इंटेंसिटी को हद से ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया तो फिर ये क्या कर देगा, इट विल कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल एंड क्या करवा देगा, डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट CO2 कंसंट्रेशन, ठीक है। तो CO2 कंसंट्रेशन जो होता है दैट इज़ द मेजर लिमिटिंग फैक्टर। पूछते हैं इसमें से क्वेश्चन, ठीक है, कि मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन सा होता है, तो आपका सही आंसर जाएगा CO2 को लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीजेज अप टू 0.05%। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर ये चीज़ लिखेंगे कि CO2 कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट तब तक नहीं पड़ेगा हमारे प्लांट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ऊपर जब तक हमारी इंटेंसिटीज़ क्या है, लो है। क्या इतने बात तुमको समझ में आई? बताओ। ठीक है। सो मतलब जब हम लो लाइट इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि इस वाले रीजन में बात कर रहे हैं, तब हमारे CO2 का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, चाहे आप कम रखो चाहे आप ज़्यादा रखो, क्योंकि वहाँ पर लाइट ही अकेला ऐसा फैक्टर होगा जो कि बहुत ही बढ़िया लेवल पर फोटोसिंथेसिस करवा देगा, ठीक है। तो एट लो लाइट इंटेंसिटीज़, ठीक है, लो लाइट इंटेंसिटी पे क्या होगा, लो लाइट इंटेंसिटी पे अगर हम बात करें तो CO2 कंसंट्रेशन का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब CO2 का जो एब्जॉर्प्शन है, जो कंसंट्रेशन है, आप हद से हद 0.05% तक इंक्रीज़ कर सकते हो। उसके बियॉन्ड अगर आपने इंक्रीज़ करा तो फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं होगा। अरे एटमॉस्फेयर में कितना होता है यार, 0.03% होता है ना। मैं कंसंट्रेशन का बात नहीं कर रही, मैं परसेंट का बात कर रही हूँ। तो 0.03% होता है, तो हद से हद आप 0.05% तक बढ़ा देना, तब तक तो इट इज़ ओके। लेकिन अगर 0.05% से आपने ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया देन फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला, ठीक है। नाउ सैचुरेशन की अगर हम बात करें तो C4 प्लांट्स के लिए कितनी कंसंट्रेशन पर आता है, इट इज़ 360 यूनिट। मेरे को नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो लीटर बोलते हैं, फिर ये पता नहीं है क्या काम करने आया है, तुम बस ये ध्यान रखना, ठीक है। और C3 का जो होता है वो कितना है, लगभग इतना, मतलब C3 का जो सैचुरेशन है वो हायर CO2 कंसंट्रेशन पर है। मतलब C3 के पास कैपेसिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 के कंसंट्रेशन को ओढ़ सकता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा CO2 कंसंट्रेशन के साथ अपना क्या कर सकता है, काम कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, C3 प्लांट्स जितने भी होते हैं उन सभी को हम ऐसे एटमॉस्फेयर में ग्रो करवाते हैं जहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। क्योंकि C3 प्लांट्स में आप एक तरीके से ये लगा लो कि जैसे जैसे हम CO2 को बढ़ाते रहेंगे ना, वैसे वैसे जो हमारा C3 प्लांट है उसका भी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। एग्ज़ाम्पल हमारा यहाँ पर आएगा क्या, टोमेटोज़, और एक हमारे पास आएगा क्या, बेल पेपर, यानी कि हमारी फेवरेट सब्ज़ी शिमला मिर्च, जो शिनचैन की भी है। फाइन। तो ये था हमारा CO2 कंसंट्रेशन के बारे में, जो सेकंड फैक्टर हो गया। नेक्स्ट फैक्टर जो हमारा यहाँ पर होगा दैट इज़ अबाउट द टेम्परेचर, ठीक है। सो नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, सो दिस इज अबाउट द टेम्परेचर। तो देखो जो डार्क रिएक्शंस हमारे होते हैं, डार्क है ना, जिनसे बायोसिंथेटिक पाथवे हम जिसको बोलते हैं, या फिर मेन पाथवे जिसके थ्रू हमारा खाना बन रहा था, ठीक है। सो डार्क रिएक्शन जो होती हैं वो कैसी होती हैं, एंजाइमेटिक होती हैं, है ना। पैपकेज हो गया, रुबिस्को एंजाइम हो गया, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन जो होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। और बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर से आपको पता होगा कि जहाँ पर भी एंजाइम आ जाए, है ना, वहाँ पर टेम्परेचर की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता,
टेम्परेचर का ग्राफ अगर आपको याद हो तो ऐसा कुछ बनता है ना कि एंजाइम का एक्टिविटी बिल्कुल ऑप्टिमम टेम्परेचर पर प्रेजेंट होता है। टेम्परेचर को कम करा तो एंजाइम इनएक्टिवेटेड रहेगा, टेम्परेचर को ज़्यादा करा तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा एंजाइम। सो एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है हमारी डार्क रिएक्शन, तो टेम्परेचर तो भाई पक्का फ़र्क डालेगा ही डालेगा, ठीक है। लाइट रिएक्शन थोड़ा सा कम, लेसर एक्सटेंट बट स्टिल डिपेंड्स, ठीक है, बट काफ़ी कम एक्सटेंट है, ठीक है। तो C3 प्लांट्स जो हमारे होते हैं उनका जो टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, भाई ऐसे याद रख लो कि C3 को ना हमने CO2 का जो ऑप्टिमम है वो काफ़ी ज़्यादा दे दिया, तो अब इसको जो टेम्परेचर ऑप्टिमम है वो कम दो, ठीक है। लेकिन जो C4 प्लांट्स हैं उनका जो टेम्परेचर ऑप्टिमम है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। समझिए बहुत सारे C4 प्लांट्स आप वैसे भी देख लो ना प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में, मतलब ऑलमोस्ट लगा के चलो इक्वेटर के आसपास का रीजन, तो वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो टेम्परेचर ऑप्टिमम है, मतलब मैंने बताया कि C3 प्लांट्स का जो टेम्परेचर ऑप्टिमम है वो कम है, C4 प्लांट्स का जो टेम्परेचर ऑप्टिमम है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो चीज़ है या ये जो बात है ये हमारा ऑल्सो डिपेंड करता है किस पर, हैबिटेट पे। सो ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हैबिटेट, ठीक है। तो ये हमारा किस पर डिपेंड करता है, ये हमारा हैबिटेट पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तभी तो मैंने बोला कि जो C4 प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, फाइन। चलो जी लास्ट में हमारा जो टॉपिक आएगा, अरे बाबा जल्दी करना पड़ेगा, मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, वाटर। वाटर में हमारे पास क्या होता है, वाटर देखो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वाटर में जैसे आपको ये कि जैसे मान लो प्लांट के पास क्या है, वाटर स्ट्रेस है ना, उसके पास बहुत स्ट्रेस है, डिप्रेशन में चला गया प्लांट कि मेरे को पानी नहीं मिल रहा, तो उस केस में क्या करता है, कॉजेज़ द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। ये क्या करवा लेगा, ये हमारे स्टोमेटा को क्लोज करवा देगा, बंद करवा देगा, ताकि और ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस ना हो और ज़्यादा वाटर लॉस ना हो, ठीक है। अब स्टोमेटा को तो बंद करवा दिया इसने, स्टोमेटा को बंद करवाने से क्या होगा, CO2 की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, CO2 उसको ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सो डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लीव्स एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी एज वेल, ठीक है। जाहिर सी बात है CO2 कम हो गया, CO2 कम हो गया तो उसकी वजह से अब जो वाटर स्ट्रेस है, अगर आपको पता हो जब वाटर स्ट्रेस होता है या फिर जब प्लांट्स का स्टोमेटा बंद हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लांट्स है ना वो बिल्कुल विल्ट हो जाते हैं, तरीके से लगा के चलो कि मुड़ जाते हैं। जैसे पहले प्लांट ऐसे था, अब वो ऐसे हो गए, बिल्कुल सरफेस एरिया उसका मिनिमल हो जाता है, ठीक है। तो डिक्रीज़ हो जाता है क्या, उनका सरफेस एरिया बिल्कुल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और साथ में उनकी क्या हो जाएगी, सरफेस एरिया कम हो गया, साथ के साथ ही उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। हो तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है पूरा, ठीक है। और अभी हम चलते हैं क्योंकि मेरी है क्या, क्लास, ठीक है। सो टाटा डोकोमो, बाय बाय बाय, ठीक है। और आई होप सो आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो गंदा कमेंट नहीं करना ठीक है। एंड ओके, डोंट स्ट्रेस, जस्ट बी रिलैक्स एज ऑलवेज, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।